हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। सीएस एग्जीक्यूटिव में ज्यूरिस्प्रूडेंस इंटरप्रिटेशन एंड जनरल लॉस के पेपर में जो एक स्टूडेंट्स का कॉमन डाउट रहता है, क्वेश्चन रहता है, वो ये है कि जेआईजीएल में किस तरीके से अच्छा स्कोर किया जाए, क्योंकि ये एक ऐसा पेपर है जिसमें कि कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी एंड प्रोसीजरल एंड सब्सटेंटिव लॉस का नॉलेज इक्वली इंपॉर्टेंट है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूं कि कैसे आपके एक स्मार्ट स्टडी अप्रोच होनी चाहिए जिससे कि आप इस पेपर में 60 प्लस मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। इनफैक्ट 60 प्लस का मतलब आप जानते हैं कि सीए एग्जीक्यूटिव में 60 प्लस मार्क्स स्कोर करने का मतलब है कि आप इस पेपर में एग्जेम्पशन स्कोर कर सकते हैं। तो ये वीडियो पूरा देखना, और इस वीडियो में जिन स्ट्रैटेजीज के बारे में, अप्रोचेस के बारे में बात करने वाला हूं, उनको अगर आप फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आप जेआईजीएल में काफी अच्छा स्कोर करेंगे। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक भी जरूर कर दे। तो सबसे पहले बात करते हैं, अगर इफ वी लुक एट द सिलेबस ऑफ जेआईजीएल, अगर हम सिलेबस को देखें तो आपने सीएसईटी के बाद में अगर अभी एग्जीक्यूटिव में एनरोल किया है और जो आप जेआईजीएल के सिलेबस को पूरा देखोगे, उसके मॉड्यूल को देखोगे, तो आपको ये सीक्वेंस में चैप्टर देखने को मिलेंगे। सोर्सेज ऑफ लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन, इंटरप्रिटेशन, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, लॉ ऑफ टॉर्ट्स, और इसके साथ साथ में आपको 3 चैप्टर्स जो कि अब आपके सिलेबस में नहीं है उनका भी रेफरेंस मिलेगा। आप जानते हैं कि स्पेशल रिलीफ एक्ट को जेआईजीएल से हटा दिया है, इसके साथ साथ रजिस्ट्रेशन एक्ट और इंडियन स्टैंप एक्ट अब जेआईजीएल का पार्ट नहीं है। सो आउट ऑफ 17 चैप्टर जो आप यहाँ पे चैप्टर्स देख रहे हैं, तो आउट ऑफ दीज चैप्टर्स 18 चैप्टर्स, 4 चैप्टर ऐसे हैं जो कि अब जेआईजीएल का पार्ट नहीं है। सेल ऑफ गुड्स भी अब जेआईजीएल का पार्ट नहीं है। तो सिलेबस जो है वो सब्सटेंशियली रिड्यूस कर दिया है, क्योंकि बड़े चैप्टर्स थे, उन्हें भी, कुछ बड़े चैप्टर, कुछ छोटे चैप्टर, उन्हें सिलेबस से हटा दिया गया है। लेकिन अब बात करते हैं कि हमारी अप्रोच क्या होनी चाहिए, किस सीक्वेंस में मैं जेआईजीएल को पढ़ूं जिससे कि जेआईजीएल मुझे आराम से समझ में आ भी जाए और मेरा सिलेबस प्रॉपर प्रिपेयर हो जाए। तो फर्स्ट स्टेप जो मैं आपको बताने वाला हूं, सबसे पहले आपको अपने बुक में दिए गए इंडेक्स को देखना है। तो आपके इंडेक्स में एक बात मुझे बेटर लगी, अच्छी लगी, आप भी उसे फॉलो कर सकते हैं, कि जिस सीक्वेंस में स्टार्टिंग के कुछ चैप्टर्स गिवन है वो सीक्वेंस बड़ा परफेक्ट है। जैसे कि अगर आप देखेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, सोर्सेज ऑफ लॉ, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स, लॉ ऑफ टॉर्ट्स, ये स्टार्टिंग के कुछ चैप्टर्स हैं। और इन चैप्टर्स की खास बात मैं आपको ये बताता हूं कि इन चैप्टर्स में सबसे पहले, सिवाय कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के, आपको कहीं भी सेक्शंस नहीं मिलेंगे, और कॉन्स्टिट्यूशन में आपको आर्टिकल्स मिलेंगे। यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में आपको नंबर्स देखने को मिलेंगे, और यही वो चैप्टर है जिसमें आपको केस लॉज भी लर्न करने हैं। तो ये एक कैटेगरी वाला चैप्टर है, ये मैं आपको क्लियर कर देता हूं। और आपको भी प्रॉपर एक एबीसी एनालिसिस करना है कि जेआईजीएल में मैक्सिमम क्वेश्चंस आने की प्रोबेबिलिटी किस चैप्टर से है। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है, फंडामेंटल लॉ के बारे में बात करता है, और क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आपस में बहुत कनेक्टेड हैं, ये मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से और अपनी एक्सपर्टीज से मैं आपको बता रहा हूं। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ जो है ना, वो डिराइव हुआ है अल्टीमेटली कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से ही। तो आपको इन चैप्टर्स को ना एक सीक्वेंस में, एक ग्रुप में साथ में पढ़ना चाहिए, क्योंकि जब इन चैप्टर्स को आप एक सीक्वेंस में पढ़ते हैं तो आपको इन टॉपिक्स के, इनके अंदर जो टॉपिक्स हैं उनकी आपको रेलेवेंस समझ में आती है। तो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ को कॉन्स्टिट्यूशन के साथ में पढ़िए। फिर सोर्सेज ऑफ लॉ जो है वो बताता है कि लॉ कैसे ओरिजिनेट हुआ, जिसमें लॉ का रेफरेंसेस होते हैं अलग अलग लॉज के बारे में, तो उसको भी आप साथ में पढ़ सकते हैं। दिस इज ऑल्सो ए वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, और ये भी मैं एक कैटेगरी में चैप्टर को रखता हूं। फिर जब लॉ ऑफ टॉर्ट्स को देखेंगे तो लॉ ऑफ टॉर्ट्स में भी आपको कोई भी सेक्शन नहीं मिलेगा, ऑल्दो चैप्टर इंपॉर्टेंट है। इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स में भी आपको कोई भी सेक्शन देखने को नहीं मिलेगा। तो स्टार्टिंग वाले ये जो चैप्टर्स हैं, इन चैप्टर्स में आपको सिर्फ थ्योरीज, प्रिंसिपल्स, डॉक्ट्राइन्स, कॉन्सेप्ट्स देखने को मिलेंगे, लेकिन इन चैप्टर्स में आपको कहीं भी सेक्शन देखने को नहीं मिलेगा। मैंने आपको बताया कि कॉन्स्टिट्यूशन में, अब कॉन्स्टिट्यूशन में आपको क्या याद करना है, कॉन्स्टिट्यूशन में आपको फोकस करना है आर्टिकल्स के ऊपर एंड केस लॉज के ऊपर। यहां से आपको लैंडमार्क जो केस लॉज है वो एक्सट्रैक्ट करने हैं, क्योंकि चैप्टर इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है। सोर्सेज ऑफ लॉ उसी तरीके से, तो इस सीक्वेंस में तो यहां पे आपको सिर्फ केस लॉज पे और प्रिंसिपल्स के ऊपर फोकस करना है। अब व्हाई दिस सीक्वेंस इज इंपॉर्टेंट, ये सीक्वेंस इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सब आपस में इंटरकनेक्टेड है, चाहे वो सोर्सेज ऑफ लॉ हो, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ हो, कॉन्स्टिट्यूशन हो, इंटरप्रिटेशन हो। लॉ ऑफ टॉर्ट्स भी जो है ये भी सेक्शन लेस, इसमें भी कोई सेक्शन नहीं है, सेक्शन लेस है। इंटरप्रिटेशन में भी कोई सेक्शन नहीं है। तो इससे आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस डेवलप होगा, क्योंकि जब आप कंपनी लॉ पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो वहां सेक्शन पे सेक्शन आते हैं। यहां आपको सिर्फ एक चैप्टर ऐसा रहेगा जिसमें कि आपको सेक्शन देखने को मिलेंगे, बाकी सिर्फ थ्योरीज एंड डॉक्ट्राइन्स यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी। और इन चैप्टर्स को साथ में पढ़ने से, जैसे कि मैंने आपको बताया, कि आपको काफी क्लैरिटी आएगी। उसके बाद में स्टेप नंबर 2 अगर मैं आपको बताऊं,
तो अब आपको सिविल लॉ, क्रिमिनल लॉ और एविडेंस, इन तीनों चैप्टर्स को साथ में कवर करना चाहिए। रीजन इज जो लॉ ऑफ एविडेंस यहां पे आप देखते हैं आपके सिलेबस में, अब लॉ ऑफ एविडेंस नया आ चुका है, इंडियन एविडेंस की जगह अब आ चुका है बीएसए 2023। एंड जो बीएसए है, ये बीएसए दोनों में अप्लाई होता है। इट अप्लाइज ऑन सिविल लॉज एज वेल एज ऑन क्रिमिनल लॉज, तो ये दोनों पे ऊपर एप्लीकेबल है। इसलिए जब आप लॉ ऑफ एविडेंस को साथ में पढ़ेंगे इनके साथ में, तो आपको प्रॉपर क्लियरिटी जो है वो मिलेगी। और आप जानते हैं कि क्रिमिनल लॉ भी अमेंड हो चुका है, क्रिमिनल लॉ में भी बीएनएस और बीएनएसएस आ चुका है। तो लॉ ऑफ एविडेंस को साथ में पढ़ने से क्या फायदा होगा कि इनमें आपको बहुत सारी कॉमन टर्म्स मिलेंगे इन तीन चैप्टर्स में। तो वो जो कॉमन टर्म्स है उसका जो आंसर है वो इन्हीं लॉज में मिल जाएगा। लेट्स टेक एन एग्जांपल। अगर मैं ये बात करूं, अगर मैं आपको बताऊं कि एक वर्ड आता है एफिडेविट, तो एफिडेविट का रेफरेंस आपको सिविल लॉ में सीपीसी के ऑर्डर नंबर 19 में भी मिलता है और उसका रेफरेंस आपको लॉ ऑफ एविडेंस में भी देखने को मिलता है। तो यहां पे ये सारी चीजें रेलेवेंट हो जाती है। अगर मैं बात करूं जुडिशियल प्रोसीडिंग्स के बारे में, तो लॉ ऑफ एविडेंस में उसका रेफरेंस है, लेकिन वो डिफाइन है किसमें, बीएनएसएस में डिफाइन। तो दैट इज व्हाई ये जो सिविल और क्रिमिनल लॉज है और ये प्रोसीजरल और सब्सटेंटिव लॉज के बारे में ये बात कर रहा है, तो इसलिए आप इनको साथ में रख के पढ़िए। और ये सेक्शन बेस्ड है और कॉन्सेप्ट और इलस्ट्रेशंस भी इनमें से पूछी जाती है इन तीन चैप्टर्स में से। तो इन तीन चैप्टर्स में आपको फोकस करना होगा सेक्शंस पे। क्या इनमें केस लॉज आते हैं? तो इनमें केस लॉज का रोल इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता जितना इंपॉर्टेंट रोल इसमें कॉन्सेप्ट्स का होता है और सेक्शंस का होता है। जैसे कि आपने पूछा कि सेक्शन बेस्ड क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं, तो लेट्स टेक एन एग्जांपल के क्वेश्चन ये बन सकता है कि रेस जुडिकेटा का कॉन्सेप्ट बताइए। तो अगर आप रेस जुडिकेटा के कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे तो आपको सीपीसी में सेक्शन नंबर 11 का रेफरेंस भी देना होगा और पूरा रेस जुडिकेटा बताना होगा। तो इन चैप्टर्स में यू कांट अफोर्ड टू स्किप, आप सेक्शंस स्किप करना अफोर्ड नहीं कर सकते हैं स्पेसिफिकली फ्रॉम दीज चैप्टर्स। अगर आपको सेक्शन एग्जाम में याद नहीं आ रहा है वो एक डिफरेंट एस्पेक्ट है, बट कोशिश कीजिए कि ये वो चैप्टर्स है जिनमें से हमें सेक्शंस पता होने चाहिए। लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल कि अगर सीपीसी में से क्वेश्चन आ जाए कि डिग्री की डेफिनेशन कहां लिखी हुई है, तो आपको सेक्शन नंबर 2 क्लॉज 2 पता होना चाहिए। रेफरेंस रिव्यू रिवीजन के ऊपर अगर क्वेश्चन आ जाए तो आपको 113, 114, 115 ये जो सेक्शंस है इनकी प्रॉपर नॉलेज आपको होनी चाहिए। तो आपको इन तीन चैप्टर्स को साथ में पढ़ना है और इसके साथ साथ सेक्शंस और कॉन्सेप्ट्स और जो इलस्ट्रेशंस गिवन है वो जरूर देखिएगा, आप उनको बार बार रीड करना, उससे आपको अच्छी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आई। स्टेप नंबर 3 अगर मैं देखूं तो अब कौन से चैप्टर्स है जिनके ऊपर हमें बात करनी चाहिए। इसके अलावा देखिए मैंने आपको बताया कि 4 चैप्टर ऐसे हैं जो अब एग्जिस्ट नहीं करते हैं, तो उसके बाद में अगर देखें कॉन्ट्रैक्ट लॉ एक बड़ा चैप्टर है, तो ये एक बेसिकली टाइम कंज्यूमिंग चैप्टर है जिसमें आपको ज्यादा टाइम लगेगा, इसलिए इस चैप्टर को लास्ट के लिए बिल्कुल मत छोड़ना, इसको आप टाइमली पढ़िए। और आई एम श्योर कि आपने सीएसईटी में थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट को पढ़ा होगा आपने, तो आपके पास एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग कॉन्ट्रैक्ट की होगी ही होगी। इसके अलावा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, ये बड़े चैप्टर्स और ये पूरी तरीके से देखिए इनमें डायरेक्ट और केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन भी बन सकते हैं, इनमें डायरेक्ट क्वेश्चन भी बन सकते हैं और केस स्टडी क्वेश्चंस जैसा कि मैं आपको बता रहा हूं दोनों तरह के क्वेश्चंस आराम से बन सकते हैं। जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट में इन्विटेशन टू एन ऑफर, ऑफर, इन कॉन्सेप्ट्स के ऊपर से क्वेश्चन बन सकते हैं, परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर, डॉक्ट्राइन ऑफ फ्रस्ट्रेशन के ऊपर, मिस्टेक के ऊपर, ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स हैं कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर जिसके ऊपर कॉन्ट्रैक्ट लॉ में क्वेश्चंस बन सकते हैं। उसी तरीके से नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में होल्डर इन ड्यू कोर्स के ऊपर क्वेश्चन सेक्शन नंबर 9 में, सेक्शन नंबर 8 में होल्डर उसमें कवर्ड है और सेक्शन नंबर 9 जो होल्डर इन ड्यू कोर्स के बारे में उसके ऊपर क्वेश्चन सकता है। डिस्चार्ज के ऊपर क्वेश्चन बन सकता है, इनलैंड फॉरेन इंस्ट्रूमेंट, ऐसे कई मल्टीपल टॉपिक्स है। लेकिन दोनों चैप्टर्स याद रखिएगा, दोनों चैप्टर्स बड़े हैं, टाइम कंज्यूमिंग है और मैंने आपको बता दिया है कि डायरेक्ट केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन इनमें से आ सकते हैं, तो इनके लिए आपको एक अलग से टाइम रखते हुए इन चैप्टर्स को कवर करना है। उसके बाद में अगर बात करूं आर्बिट्रेशन एंड कंसीलिएशन, इसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, इसको आप लास्ट में भी कवर कर सकते हो क्योंकि ये चैप्टर अब इजी है। आरटीआई इजी है। लिमिटेशन एक्ट जो है उसमें आपको मैंने यहां पे स्पेसिफिकली मेंशन किया है कि आपको आर्टिकल्स के ऊपर फोकस करना चाहिए। लिमिटेशन एक्ट में समझने लायक चैप्टर है, वैसे सेक्शन ज्यादा नहीं है। लिमिटेशन एक्ट वैसे एक बड़ा एक्ट नहीं है, लेकिन जो इसके आर्टिकल्स है ना, वो आर्टिकल आपको आपके मॉड्यूल के एंड में पूरी लिस्ट दिख जाएगी। तो अब उन आर्टिकल्स को कैसे लर्न करना है, तो इसलिए आपको समझना होगा कि वो आर्टिकल्स कहां से लेकर कहां तक किन किन लिमिटेशन पीरियड के बारे में बात कर, वो बेसिकली शेड्यूल का हिस्सा है। अब उसमें से कोशिश कीजिए कि आप इंपॉर्टेंट जो आर्टिकल्स हैं, जैसे कि टॉर्ट रिलेटिंग जो आर्टिकल्स हैं लिमिटेशन के शेड्यूल में, उन्हें याद रखिए। कोशिश कीजिए कि कॉन्ट्रैक्ट के केस में लिमिटेशन पीरियड कितना है उससे याद रखिए। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी के केस में कितना है,
तो इस तरीके से आप इसको याद रखने की कोशिश कीजिए कि इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स एटलीस्ट आपको लर्न हो। ये भी एक कॉन्सेप्ट बेस्ड चैप्टर है जिसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। चैप्टर वैसे बड़ा नहीं है, लेकिन आपको शेड्यूल स्पेसिफिकली देखते रहना है ताकि आपको अलग अलग टाइम लिमिट्स जो है वो याद होती रहे। इसके साथ साथ अगर मैं बात करूं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के बारे में, तो ये जो आईटी एक्ट है ये टेक्निकल है और इसको टेक्निकली समझना काफी इंपॉर्टेंट है। तो इस चैप्टर को मेरे को लगता है कि आप इसको बाद में, चैप्टर वैसे बड़ा नहीं है तो इसको आप बाद में कर सकते हैं, लेकिन कोशिश कीजिएगा कि इस चैप्टर में से जो इसकी लीगल लैंग्वेज है आप उसको कैसे प्रॉपरली लर्न कर सकते हो। जो टर्म्स इसमें यूज हुई जैसे कि एसिमेट्रिक क्रिप्टो सिस्टम है आईटी एक्ट, डिजिटल सिग्नेचर है, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर है, तो ये सारी चीजें आप कैसे लर्न कर सकते हो और आपके आंसर में इस एक्ट की लैंग्वेज कैसे आ सकती है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, राइट। तो ये वो टॉपिक्स है, ये वो चैप्टर्स है जिनको आप बाद में कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले आपको कौन से चैप्टर्स करने हैं ये मैंने आपको बता दिया है। और स्पेसिफिकली मैं इन 2 चैप्टर्स के ऊपर एम्फेसाइज करके इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये 2 चैप्टर्स कमर्शियल लॉ में काफी बड़े चैप्टर्स हैं और कॉन्ट्रैक्ट में आपको अगर सेक्शंस याद रहेंगे तो बेटर रहेगा। तो इन चैप्टर्स में आपको सेक्शंस के ऊपर भी फोकस करना है। तो ये तो हमने बात कर ली एक सीक्वेंस के बारे में। अब सीक्वेंस से आगे बढ़ते हुए अगला जो टॉपिक है वो हमें देखना है, वो क्या है कि हमारी जो स्मार्ट स्टडी अप्रोच है उसमें बेसिकली हमें हर चैप्टर में से ना रेलेवेंट इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करना, टू मेक शॉर्ट नोट्स। आपको अगर अपने शॉर्ट नोट्स आपने बनाने स्टार्ट नहीं किए हैं सो स्टार्ट डूइंग दैट। आप अपने शॉर्ट नोट्स बनाइए, एक रजिस्टर लीजिए जो भी चैप्टर आप पढ़ रहे हैं। थ्योरी पढ़ने के लिए ये मेथड बहुत काम का मेथड। इस मेथड में फॉर एग्जाम्पल कि आपने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को पढ़ा, तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को पढ़ते टाइम पे अगर आपको फंडामेंटल राइट्स के बारे में पता है, जो आर्टिकल आपको इंपॉर्टेंट लग रहे हैं, तो उन इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को अपने नोट से मेंशन करते जाए। फॉर एग्जांपल यू फील कि केशवानंद भारती केस इंपॉर्टेंट है तो उसको नोट कीजिए। आर्टिकल 2021 मुझे नोट करना है, प्रोसीजर नोट करना है, मेनका गांधी का केस लो आपको लगता है इंपॉर्टेंट है उसको नोट कीजिए। प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस उसको अपनी लैंग्वेज में लिखने की कोशिश। अगर आपने हेडिंग भी लिख ली, अगर आपने ये मेथड भी फॉलो कर लिया कि हर चैप्टर में आपने हेडिंग और सब हेडिंग बनाकर अगर रेलेवेंट टॉपिक्स को एक्सट्रैक्ट कर लिया, तो जब आप अगली बार पढ़ाई करेंगे सेकेंड टाइम तो आपके लिए रिवीजन करना काफी आसान हो जाएगा क्योंकि आपके पास एक प्रॉपर इंडेक्स आपकी प्रिपरेशन का बन गया है। आपने इररिलेवेंट इंफॉर्मेशन को हटा दिया और रिलेवेंट इंफॉर्मेशन को आपने रखा। कमर्शियल कोर्ट एक्ट अगर आपने सीपीसी में पढ़ा तो उसका रेलेवेंस क्या है, उसमें से रेलेवेंट कंटेंट आपने निकाला और उसको आपने अपने नोट्स में ऐड कर, ताकि जब आप नेक्स्ट टाइम प्रिपरेशन करेंगे, नेक्स्ट टाइम जब सेम चैप्टर को पढ़ेंगे तो आपका जो प्रिपरेशन टाइम है वो हाफ हो जाएगा। और दूसरा इसका बेनिफिट ये होता है कि जब आप किसी चैप्टर को रीड करते टाइम अगर आपके पास एक पेन पेपर है और आप उसको नोट डाउन कर रहे हैं तो उससे आपका माइंड ज्यादा अलर्ट रहता है। और अलर्ट रहने के साथ साथ इसका ये बेनिफिट होता है कि आपको उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में एक बोर्डम या बोरियत महसूस नहीं होती। आपको ऐसा नहीं लगता कि ये थ्योरी मुझे बोर कर रहा है, क्योंकि अब आपका जो दिमाग है या आपका दिमाग के साथ साथ में आप इंफॉर्मेशन रिसीव भी कर रहे हैं और उसको वापस आप पेन लेकर पेपर पे लिख भी रहे हैं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट स्टेप है। जब भी थ्योरी पढ़े साथ साथ में जो भी आपने पढ़ा, जो भी आपकी इंफॉर्मेशन आपको लगता है रेलेवेंट है उसको एक पेपर पे लिखिए और उसको एक सीक्वेंस में लिखने की कोशिश करो, ताकि आपको ये हमेशा आपका माइंड अलर्ट रहे, आपको ये पता लगता रहे कि अच्छा ये इंफॉर्मेशन मैंने इस चैप्टर में पढ़ी, ताकि वो आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में सेव हो जाए। ये सीक्वेंस फॉलो करने के बाद, इस तरीके से नोट्स बना लेने के बाद, अब आपको देखना है ब्लास्ट फ्रॉम द पास्ट। व्हाट डज इट मीन कि क्या आपने लास्ट 10 इयर्स के एग्जाम पेपर को रेफर किया है? आप चाहें तो आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं, स्कैनर रेफर कर सकते हैं, लेकिन हर चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद ये तो देख लो कि उस चैप्टर में से क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं, सो दैट कि आपको आइडिया हो कि अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आ गया तो ये इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देखिए, किसी भी क्वेश्चन को पूछने की 2 अप्रोचेस हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, एग्जामिनर आपसे डायरेक्टली ये क्वेश्चन पूछ लेगा कि डिफाइन रेस जुडिकेटा एज पर कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908, या फिर एग्जामिनर ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि अमर और प्रेम के बीच में केस चल रहा था, वो केस डिसाइड हो चुका है और अमर वो केस जीत गया है, प्रेम वो केस हार गया है। नाउ प्रेम वांट्स टू फाइल ए केस अगेंस्ट अमर ऑन द सेम ग्राउंड्स इन ए डिफरेंट कोर्ट, और आपसे पूछ लेगा कि अब आप बताइए कि यहाँ पे कौन से रेलेवेंट प्रोविजंस एप्लीकेबल होंगे। अब ये रेस जुडिकेटा ही पूछा गया है लेकिन इसको इनडायरेक्टली पूछा है। अब आप इसको कैसे समझकर आंसर कर सकते हैं, इसके लिए ये जरूरी है कि हर क्वेश्चन जो है उसका ये समझना कि ये क्वेश्चन कितने अलग अलग वे से एग्जाम में पूछा जा सकता है। सो डोंट स्किप दिस स्टेप, बड़ा इंपॉर्टेंट है। पास्ट ईयर क्वेश्चंस को देख के आपको अपनी रियल प्रिपरेशन का आइडिया मिलेगा कि आप एग्जैक्टली कितने आंसर्स कर पा रहे हैं, 60%, 50%, 70%, 80%।
और ये कहते हैं ना कि वो मिरर दिखाने का काम करता है जो पास्ट ईयर के पेपर। उसके बाद जो है, जिसे मैं कहता हूं लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट अप्रोच, जिसे मैं कहता हूं द एकलव्य। ये एकलव्य अप्रोच क्या है, ये देखो। इसमें ये है कि आपकी लैंग्वेज हो और लीगल वर्ड्स हो तो मार्क्स मिल जाए। कई लोग आपसे ये कहते होंगे शायद कि आपका आंसर जो है वो पूरा का पूरा लीगल लैंग्वेज में ही होना चाहिए, या आपकी जो लैंग्वेज है वो पूरी मॉड्यूल की लैंग्वेज होनी चाहिए। अगर आपको भी ऐसा किसी ने कहा है, सो लेट मी टेल यू कि देखिए एग्जैक्टली एज इट इज एक एक लाइन लर्न करना वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता। देयर आर सर्टेन डेफिनेशंस जो कि आप प्रैक्टिकली लर्न कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल डिग्री की डेफिनेशन, तो आप डिग्री की डेफिनेशन लिख सकते हो कि फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एन एजुडिकेशन। तो ये जो आपने बात लिखी कि फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एन एजुडिकेशन, राइट, जो मैटर इन कंट्रोवर्सी से रिलेटिंग हो, जो कंक्लूसिवली डिटरमाइन करता है पार्टीज के राइट। यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने टर्म्स पे फोकस। तो आपका जो फोकस है वो फोकस होना चाहिए लीगल वर्ड्स के ऊपर। लैंग्वेज आपकी होगी, लेकिन अगर उसमें लीगल वर्ड्स होंगे, प्लेन इंग्लिश में आंसर नहीं लिखना है। आपकी लीगल इंग्लिश होनी चाहिए। और प्लेन इंग्लिश लीगल इंग्लिश तब बन जाती है जिसमें कि आपके जो वर्ड्स हैं वो लीगल वर्ड्स हो। और वो लीगल वर्ड्स कैसे आएंगे, जब आप उसकी राइटिंग प्रैक्टिस। एकलव्य अप्रोच यही है कि आप बिना देखे, आपका कोई एग्जामिनेशन नहीं ले रहा है, लेकिन आप खुद से उसे कैसे एक्सप्रेस करें। फॉर एग्जाम्पल एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। तो आप नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल्स को आप अपनी लैंग्वेज में कैसे एक्सप्रेस कर रहे हो, वो बड़ा इंपॉर्टेंट, जो मैं अपनी क्लासेस में कई बार बताता हूं स्टूडेंट्स को। और स्टूडेंट्स के आंसर्स भी लेकर मैं ये उसको चेक करके उन्हें फीडबैक देता हूं कि उन्हें क्या उन्हें इंप्रूव करने की जरूरत है। अगर आप भी जेआईजेल की प्रिपरेशन मेरे साथ करना चाहते हैं, ऑनलाइन क्लासेस अगर आप चाहते हैं मुझसे लेना, मुझसे पढ़ना, तो डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूंगा हमारी वेबसाइट का और हमारे कॉन्टैक्ट नंबर भी, जिसपे कि आप कॉन्टैक्ट करके जेआईजेल या कंपनी लॉ सेटिंग अप या एग्जीक्यूटिव और प्रोफेशनल के लॉ के पेपर्स के लिए आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं कि आंसर राइटिंग का फ्लो क्या होना चाहिए। तो आंसर राइटिंग का जो प्रॉपर फ्लो है उसको जरा देखिए। सबसे पहले जब कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, तो अगर आप ये देखिए कि क्या मुझे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का रेलेवेंट सेक्शन मालूम है या नहीं। अगर आपको रेलेवेंट सेक्शन पता है तो प्लीज राइट दी रेलेवेंट सेक्शन फर्स्ट। लेट से जो क्वेश्चन है वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से, और मैंने आपको बताया कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में अलग अलग आर्टिकल्स, और वो जो क्वेश्चन है वो आ चुका है फंडामेंटल राइट से। तो अगर वो क्वेश्चन फंडामेंटल राइट से है तो आपको पता होना चाहिए कि इस क्वेश्चन में मुझे आर्टिकल 16 लिखना है, आर्टिकल 17 लिखना है, आर्टिकल 20 लिखना है, 21 लिखना है। तो पहली लाइन में आप क्या लिखेंगे, लीगल प्रोविजन रेलेवेंट आर्टिकल लिखेंगे। रेलेवेंट आर्टिकल लिखने के बाद में अगर आपके पास कोई जजमेंट भी है, कोई केस लॉ भी है, तो उसको आप मेंशन कर सकते हो। फिर उसी आंसर का सेकंड पार्ट, और सेकंड पार्ट में आपको लिखना है कि क्वेश्चन में जो बात पूछी गई है उससे बड़ी, उस पर्टिकुलर क्वेश्चन के फैक्ट्स क्या है। तो फैक्ट्स ऑफ द केस को देखिए और लास्ट में लिखिए कंक्लूजन। कंक्लूजन कभी भी फर्स्ट लाइन में लिखा हुआ नहीं होता। जैसे कि आपसे ये पूछ लिया कि इस पर्टिकुलर केस में रेस जुडिकेटा एप्लीकेबल होगा कि नहीं होगा, तो आपको फर्स्ट लाइन में नहीं लिखना कि रेस जुडिकेटा एप्लीकेबल नहीं या होगा। ये फर्स्ट लाइन में मत लिखिए, पहले आप रेस जुडिकेटा को डिफाइन कीजिए, कोई रेलेवेंट केस लॉ है उसको लिखिए, और उसके बाद में आपको अपना कंक्लूजन देना। तो इस तरीके से प्रॉपर एक राइटिंग प्रैक्टिस करके, एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी, टाइमलाइन और कैटेगराइजेशन ऑफ चैप्टर्स को करके आप जेआईजेल में मास्टरी कर सकते हैं। और मास्टरी करते हुए जेआईजेल में आप बहुत ही आसानी से 60+ मार्क्स, या आई वुड से रादर आई शुड से कि आप एग्जामिनेशन स्कोर कर सकते हैं। सो आई रियली होप कि इस वीडियो से आपको काफी गाइडेंस मिली होगी कि जेआईजेल को कैसे अप्रोच करना है। अगर इस सब्जेक्ट से रिलेटिंग आपके कोई भी डाउट्स हैं, कंफ्यूजन्स हैं, कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए। जो मेरे लाइव सेशंस यूट्यूब पे हैं, आप उन लाइव सेशंस, जेआईजेल के उन सेशंस को देखकर भी काफी अपनी नॉलेज को एनहांस कर सकते हैं अबाउट दिस सब्जेक्ट। मैं आप लोगों से मिलता हूं अपने नेक्स्ट वीडियो में, और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय।